नमस्कार मित्रों, मैं अजय सर संस्कृत आप सबका अपने YouTube चैनल रुद्रदेव क्लासेज एवं सिंबल ऑफ नॉलेज विद अजय कोरवाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक हुआ था उच्चारण स्थान हुआ था उसमें मैंने आपको समझाया था कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। पाणिनि ने कितने बताए, भट्टोजी दीक्षित ने कितने बताए, महावश पतंजलि के अनुसार कितने बताए गए। उसके बाद में उन उच्चारण स्थानों को भी बताया कि तालु कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होता है, उसके बारे में हमने बताया। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए कुछ नियमों के बारे में देखते हैं कि उच्चारण स्थान से संबंधित जो विभिन्न नियम हैं उन नियमों को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है जी, हम नियमों के बारे में देखते हैं। किससे? इनसे संबंधित है नियम। ठीक है जी, क्या देखेंगे आज हम? नियम। तो पहला नियम जब हम बात करते हैं तो देखिए, पहले नियम की यदि हम बात करते हैं तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, किसका? विसर्ग का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? मूलतः कंठ होता है ना? मूलतः यानी मूल रूप से कंठ होता है। देखिए, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान मूलतः क्या होता है? कंठ होता है। परंतु आश्रय के आधार पर यदि हम बात करें, आश्रय के आधार पर यदि हम बात करते हैं, ठीक है जी, आश्रय के आधार पर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। परंतु आश्रय के आधार पर, आश्रय के आधार पर, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? आधार पर विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण, ठीक है जी, स्थान पद में स्थित, ठीक है, पद में स्थित, पद में स्थित, ठीक है, पद में स्थित अंतिम स्वर पर, पद में स्थित अंतिम स्वर पर क्या होता है? आश्रित होता है। अंतिम पद में स्थित अंतिम स्वर के उच्चारण स्थान को माना जाएगा, है ना? तो आश्रय के आधार पर विसर्ग का उच्चारण स्थान पद में स्थित अंतिम स्वर के उच्चारण स्थान को माना जाएगा, स्थान को माना जाएगा। ठीक है जी, माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? यदि आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विसर्ग का, किसका? विसर्ग का उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण स्थानम किम, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कंठ है। क्या होगा? कंठ है। किस सूत्र से माना जाता है? अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ है ना? उस सूत्र से। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरि, हरि है ना, शब्द का, हरि शब्द में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपसे पूछ लिया जाए हरि शब्द में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपसे पूछ लिया जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको ऑप्शन जैसे मान लीजिए आ जाए कि तालु, है ना, कंठ, ठीक है जी, मूर्धा और दंतोष्ठ, ऐसे कुछ भी आ जाए। तो आपको क्या करना है? इस नियम के अनुसार यहां अंतिम स्वर क्या है पद में? ई,
क्या है ई। यदि हम हरी के टुकड़े करें तो क्या होगा, है प्लस ए प्लस रे प्लस ई। तो अंतिम स्वर क्या है, और इसी के बाद ये क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है। तो ई का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान भी होगा, क्योंकि अब ये विसर्ग इस पर आश्रित है। इसलिए यहाँ पर जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, तालु होगा। क्या कहलाएगा, तालु। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ये नियमों से क्या है कि छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो वो आपसे ये गलती नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हरी शब्द में जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्या होगा, तालु। तो देखिए छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, हम सूत्रों को रटते रहते हैं, क्या कोई विसर्जनानाम कंठ है, इचुएसानाम तालु, रिडोसानाम मूर्धा, रिडुलसानाम दंता, ये सूत्रों को हम रटते रहते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा ही प्रश्न को यदि घुमा दिया यहाँ पर कि हरी जो शब्द है उसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चे तो सोचते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कर्ण, और हम भी क्या कर देते हैं, कर्ण। और वहां पर आकर के हम बाहर आकर के एग्जाम में सोचते हैं हमने तो सही किया है, गलत हो ही नहीं सकता, और बड़े खुश होते हैं। लेकिन बाद में जब आंसर की मिलाते हैं तो ये तो गलत हो गया, ये गलत कैसे हो गया, तो ये गलत। आप यहां यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन अब आगे गलत नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं दूसरे नियम की, तो एक सूत्र है, ये पहला नियम था, और दूसरा नियम है नासिका अनुस्वारस्य। क्या है, अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका से अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, नासिका होगा। नासिका सूत्रानुसार, सूत्रानुसार अनुस्वार, अनुस्वार आपको मैंने बता दिया है वर्ण विचार टॉपिक में। ये देखिए इस प्रकार का अनुस्वार होता है। अनुस्वार, अनुस्वार से नासिका सूत्रानुसार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, अनुस्वार का उच्चारण नासिका होता है, नासिका होता है। ठीक है जी, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। परंतु संस्कृत व्याकरण में, परंतु संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में नासिक के जन्य जो वर्ण है वो कितने हैं, 6। नासिक, नासिका जन्य जो वर्ण है, यानी नासिका से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण है वो कितने हैं, 6 हैं। नासिका जन्य, नासिका जन्य वर्ण कितने हैं, वर्ण 60 यानी 6 हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं नासिका जन्य 60 वर्ण, तो जिनमें आगे हम बात करते हैं, जिनमें अनुस्वार सहित, अनुस्वार सहित, अनुस्वार सहित प्रत्येक वर्ग का, अनुस्वार सहित प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है ना जी, पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ना, ये ने और में, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आते हैं या शामिल होते हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हमने ये दूसरा नियम देखा कि हमारे जो नासिका है उसमें कितने, नासिका से कितने वर्णों का उच्चारण होता है, 6 वर्णों का उच्चारण होता है। अब हम बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि शिव सूत्रों में जो उपलब्ध 42 वर्ण है, ठीक है, इसको यदि हम साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तीसरे नियम की बात करते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तीसरे नियम की बात करते हैं,
देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि जो शिव सूत्र हैं और उनमें जो हमारे वर्णों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 42, है ना। शिव सूत्रों में उपलब्ध नियम अगला है तीसरा, शिव सूत्रों में उपलब्ध 42 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उपलब्ध 42 वर्णों को कौन कौन से 42 वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? देखिए जो 9 + 33, अच्छा, है ना, 9 + 33 वर्ण, 42 वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से एकज, ये सीधे लिख देते हैं, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक है एकज और एक है एक स्थानीय और एक है द्विस्थानीय। एक तो है आपका एकज, क्या है? एकज यानी एक स्थानीय, और दूसरा है आपका द्विज यानी द्विस्थानीय, ठीक है जी। तो ये हमारा दो प्रकार से बांटा गया है ना। तो हम बात करते हैं कि द्विज में कौन कौन से आते हैं और एकज में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें ए, आई, ओ, औ, वे, है ना, और ने, मैं, गे, ने। देखिए ये हमारे जो 10 वर्ण हैं, 10 वर्ण, ये हमारे आते हैं द्विस्थानीय। देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण होता है ए प्लस ई बराबर क्या होता है? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु में, दो स्थान है इसके बोलने वाले, कंठ और तालु। इसी प्रकार सबका दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। इनके भी देखिए नास का भी होता है और इनका जो वर्ग में आता है वो भी होता है। अब बचे कुछ जो बाकी जो शेष हैं, बाकी शेष कितने हैं? 10 वर्ण हो गए तो 32 जो वर्ण हैं, 32 वर्ण एक स्थानीय हैं। बाकी शेष जो 32 वर्ण हैं वो कितने हैं? एक स्थानीय हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पांचवें नियम की, सॉरी चौथे नियम की, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखिए ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है, स्वर का उच्चारण जिस उच्चारण स्थान से होता है, जिस उच्चारण स्थान से होता है, जिस उच्चारण स्थान से होता है, स्वर का उच्चारण जिस उच्चारण स्थान होता है उसके भेदों का भी उच्चारण, उसके भेदों का भी उच्चारण, भेदों का भी उच्चारण किससे होता है? उसी उच्चारण स्थान से होता है। उच्चारण उसी उच्चारण स्थान से होता है, उसी उच्चारण स्थान से होता है। है ना। अब वो भेद
उसी उच्चारण स्थान से होता है। भले ही वह भेद चाहे स्वतंत्र हो, चाहे मूल रूप में हो, है ना, चाहे संयुक्त में से किसी भी श्रेणी में आते हो, भले ही वे भेद स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो, मूल रूप में हो, या संयुक्त हो, या क्या हो, संयुक्त हो, संयुक्त रूप में हो, और उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, जो स्वर का उच्चारण स्थान है वही होगा, किसी भी श्रेणी में आता हो। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। जैसे कि हमारा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। तो इसके बाकी के जो भेद हैं 18, इसके बाकी के भेद कितने हैं, 18, उनका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमने नियमों की बात की। अब हम बात करते हैं कि ये के 18 भेद हैं। इसी प्रकार से सभी वर्णों के जो स्वर हैं उनके 18 भेद हैं, किसी के 12 भेद हैं। तो वो किस प्रकार से हैं सर, ये 18-12 का क्या कंसेप्ट है, तो ये भी हम चलो समझा ही देते हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद में अगला बताते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो ये भेद हैं वो किस हिसाब से कर रखे हैं। तो विविध संज्ञाश्रित स्वर भेद चक्र हमारा टॉपिक है अगला, इसी में ही विविध संज्ञाश्रित स्वर भेद चक्र, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक है कि हमारे जो स्वर हैं उनके कैसे कैसे भेद होते हैं। तो ये जो होता है इसमें देखिए आकार के कितने भेद होते हैं, आकार के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 18। इकार कितने भेद होते हैं, 18, ठीक है। उकार कितने भेद होते हैं, 18। ऋकार के भी कितने भेद होते हैं, 18। देखिए कार जो लगाते हैं वो उच्चारण के लिए लगाते हैं, ठीक है। कार किसके लिए लगाते हैं, हम उच्चारण के लिए लगाते हैं। तो इनके 18 भेद होते हैं। ये 18 क्या होते हैं कि जैसे ए ई उ री जो है इनके 4 स्वरों की मात्रा किसके अनुसार होती है ना, संज्ञा के अनुसार। इनकी जो मात्राएं हैं ह्रस्व दीर्घ कुल दशा होती है ना। इन सब की क्या होती है, ए ई उ री। इन सभी वर्णों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत दशा होती है, यानी ये तीनों दशाओं में काउंट होते हैं, ठीक है। ह्रस्व में भी, दीर्घ में भी और प्लुत में भी होते हैं। इसलिए इनके प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। इसलिए अतः प्रत्येक के 18 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए जैसे ह्रस्वी की बात की जाए, है ना, तो प्रत्येक दशा के खुद के कितने भेद होते हैं, 6। लेकिन प्रत्येक दशा के अपने 6 भेद होते हैं, या मूल भेद 6 होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है जी। लेकिन प्रत्येक दशा के अपने मूल भेद कितने होते हैं, 6। जैसे मान लीजिए आकार की यदि ह्रस्व दशा है,
ह्रस्व दशा तो उसके भी कितने वेद होंगे? 6 वेद। दीर्घ दशा है, दीर्घ दशा में कितने होंगे? 6 वेद। यदि क्रुद्ध दशा की बात करें हम, क्रुद्ध दशा में हमारे कितने वेद होंगे? 6 वेद। इस हिसाब से यदि कुल बात किया जाए 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 18 वेद तीनों दशाओं को मिलाकर के होते हैं। तो जैसे आकार के 18 वेद कैसे हुए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि स्वर के जो मूल 6 वेद होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, स्वर के जो 6 मूल वेद होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, इसको यदि हम साफ करें आगे, ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको साफ कर देते हैं। देखिए आगे बात करते हैं हम 18 किस प्रकार से होते हैं ना, वो बात करेंगे अब। तो मूल प्रकृति की बात करते हैं हम। स्वर के 6 वेद मूल प्रकृति, स्वर के 6 मूल प्रकृति वेद है ना, स्वर के 6 मूल वेद प्रकृति। ठीक है, देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले यदि हम बात करें मात्रानुसार, मात्रानुसार हमारे होंगे नंबर 1 पर ह्रस्व, नंबर 2 पर दीर्घ और नंबर 3 पर होगा प्लुत, जो कि हमने उच्चारण स्थान में भी बताया है ना जी, प्लुत। दूसरा आता है हमारा ध्वनि प्रवाहानुसार, दूसरा हमारा आता है ध्वनि प्रवाहानुसार, तो इसके अनुसार हमारे होंगे है ना, नंबर 1 उदात्त, नंबर 2 अनुदात्त और नंबर 3 स्वर। ठीक है जी, ध्वनि के प्रवाहानुसार होने वाले उदात्त, अनुदात्त और स्वर। फिर होते हैं नासिका के योगानुसार, तीसरा होता है हमारा नासिका योगानुसार, यानी नासिका के योग के अनुसार, योगानुसार, नासिका योगानुसार। तो ये कौन से होते हैं? एक अनुनासिक होता है, एक निर्नुनासिक होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक नंबर 2 निर्नुनासिक। ठीक है जी, तो हमने ये बताया स्वर के जो मूल भेद होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए ह्रस्व जो होता है वो आपका एक मात्रिक होता है, क्या होता है? एक मात्रिक। और जो ये होता है वो द्विमात्रिक होता है। ठीक है जी, द्विमात्रिक क्या होता है? द्विमात्रिक। और ये होता है त्रिमात्रिक। ठीक है जी, ये क्या होता है? त्रिमात्रिक। इसकी बात करें उदात्त, उच्च ध्वनि होती है ये सबसे उच्च ध्वनि, और ये होती है निम्न ध्वनि, और ये होती है आपकी मध्यम ध्वनि, ठीक है। अनुनासिक जो नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमने ए लिख दिया और इस पर ये लगा दिया चंद्रबिंदु, तो ये नाक की सहायता से बोला जाएगा अनुनासिक। और यदि यहाँ से चंद्रबिंदु उठाते हैं तो ये निर्नुनासिक हो जाएगा। ठीक है जी, इस हिसाब से हमने आपको बताया। अब जैसे मान लीजिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कैसे हमने किसी वर्ण को बोला, यदि हम उसको उच्च ध्वनि में बोलते हैं, तो वो जैसे हमने बोला ए, है ना, ये हमने उच्च ध्वनि में बोला। और जैसे हम बोलते हैं निम्न ध्वनि में, जैसे हमने बोला ए, ये निम्न ध्वनि हो गई। यदि हम बोलते हैं स्वरित तो बीच की ध्वनि में बोलना पड़ेगा, जैसे हमने बोला ए, है ना। इस हिसाब से ये मध्यम ध्वनि हो गई। अब हम बात करते हैं कि
ये हमने बता दिया यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं कि लिकार के 12 भेद होते हैं। लिकार के कितने भेद होते हैं? लिकार के 12 भेद होते हैं। लिकार के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। ठीक है जी। और लिकार से जो इसमें क्या होता है, 12 भेद होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 12 में क्या होता है, ह्रस्व के 6 भेद होते हैं। ह्रस्व के 6 भेद, और दूसरा क्या होता है, प्लुत के 6 भेद। प्लुत के 6 भेद। इसमें क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है। ऋकार में क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। ठीक है जी। इसके बाद में यदि ऋकार के संयुक्त भेद माने जाए कि भाई ऋकार के संयुक्त भेद कितने होते हैं? ऋकार के संयुक्त भेद तो ये होते हैं आपके 18 + 12 = 30। ठीक है, 63 होते हैं। और यदि लिकार के संयुक्त भेद पूछा जाए, लिकार के संयुक्त भेद ये भी कितने होते हैं? 63। कितने होते हैं? 63। ठीक है जी। ये होते हैं आपके 12 + 18 = 30। ठीक है, ये लिकार के होते हैं। अब क्यों होते हैं 30 भेद? तो वार्तिक का अर्थ है आपके कौन? कात्यायन। तो उन्होंने वार्तिक कहा था। वार्तिक क्या कहा था? वार्तिक कहा था उन्होंने। हाँ जी, तो हमने बताया कि ये वार्तिक है हमारा री वर्ण्यो में सावर्ण्यम वाच्यम, है ना। तो ये जो कहता है, ये वार्तिक कहता है आपका री और री जो वर्ण है वो आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए ऋकार के जो भेद हैं वो कितने माने गए हैं? 30। और ऋकार के भी कितने भेद माने हैं? 30 संयुक्त भेद, है ना। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो वहां आपको कई ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे। वहां पर आपको एक री भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपको किसके साथ में जाना है? री के साथ में जाना है। यदि क्वेश्चन आपको आ जाए सीधा ही कि ऋकार के कितने भेद होते हैं, उसमें 30 ऑप्शन है, 18 भी है, 12 भी है, तो आपको 30 ऑप्शन के साथ में जाना है। वहां आप ऋकार के कितने भेद करेंगे? 30 भेद करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि एक नियम और है, उसको भी देख लीजिए। अब हम आगे जब इनकी बात करते हैं तो भेदों से संबंधित ही एक नियम है कि यदि कार उसमें जुड़ रहा है, कार यदि उसमें जुड़ रहा है और तब आपसे भेद पूछे, तो आपको आंसर क्या करना है? 18 करना है या 12 करना है। लेकिन जैसे ही तकार उसमें जुड़ जाए, है ना, तय तो है वो व्यंजन है, यदि तकार उसमें जुड़ जाए तो आपको आंसर करना है 6। कितना करना है? 6। ठीक है। कार युक्त प्रत्येक स्वर जो है वो, देखिए अगला नियम है ये, कार युक्त प्रत्येक स्वर, तो कार युक्त जो प्रत्येक स्वर है, स्वर अपने जो उच्चारण में जो होगा, है ना, कार युक्त जो स्वर है, प्रत्येक स्वर अपने कुल भेदों का बोध कराता है। अपने कुल भेदों का बोध कराता है। कुल भेदों का बोध कराता है, यानी ज्ञान कराता है, बोध कराता है। जबकि, ठीक है, कार युक्त जो व्यंजन प्रत्येक स्वर है वो अपने कुल भेद, जबकि तकार, है ना, जबकि तकार यानी तय व्यंजन, युक्त, है ना, जबकि तकार व्यंजन से युक्त स्वर वर्ग, है ना, स्वर जो है वो केवल अपनी
युक्त स्वर वर्ण अपनी उपलब्ध दशा का, है ना, अपनी जो उपलब्ध दशा के अनुसार मूल 6 वेदों का ही ज्ञान कराता है। अपनी उपलब्ध मूल दशा है ना, मूल दशा के अनुसार मूल 6 वेदों का ही, मूल दशा के अनुसार मूल 6 वेदों का ही बोध कराता है। मूल दशा के अनुसार 6 वेदों का ही क्या कराता है? बोध कराता है, बोध कराता है। और ये किस सूत्र से कराता है? तो ये जो कराता है तपरस तत्कालस्य सूत्र के अनुसार, तपरस तत्कालस्य सूत्र के अनुसार, तत्कालस्य ये सूत्र है, ये तपरस तत्कालस्य सूत्र के अनुसार बोध कराता है, सूत्रानुसार बोध कराता है, सूत्रानुसार बोध कराता है। देखिए कैसे कराता है। जैसे हमने बात की रित, जैसे हमने बात की, जैसे कहां से हम उदाहरण देते हैं आपके लिए समझना। देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वेश्चन गलत होता है और मैंने देखा है कई बार, मैंने बच्चों से पूछा भी और वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं और अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसलिए आपको समझना है ध्यान से। जैसे हमने कहा आकार यानी आकार के कितने भेद होते हैं? तो आकार के आपके भेद होते हैं 18। कितने भेद होते हैं? 18। कैसे होंगे हमारे 18? इसको भी हम बता देते हैं। आपको जो मैंने टेबल बताई थी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। यहां बताया था आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वर, और यहां मैंने आपको बताया था अनुनासिक, और निर्नुनासिक। देखिए कैसा होगा। मान लीजिए ह्रस्व दशा की बात करें हम, किसकी बात करें हम? ह्रस्व दशा की। तो ह्रस्व दशा में मान लीजिए जो हमारा ए वर्ण है, क्या है? ए वर्ण, उसकी उदात्त भी होगा, वो अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। अब उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित होगा। और उदात्त भी 2 प्रकार का होगा। उदात्त भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अनुनासिक, निर्नुनासिक। इसी प्रकार से अनुदात्त भी 2 प्रकार का होगा, अनुनासिक, निर्नुनासिक। इसी प्रकार से स्वरित भी 2 प्रकार का होगा, अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो इस हिसाब से ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और प्रत्येक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो 3 इंटू 2 बराबर 6। देखिए ये मैथ का आपका हो गया इसमें कि 3 इंटू 2 बराबर 6। यानी यहाँ पर जो ये ह्रस्व जो ए है वो कितने भेद हैं उसके? 6। अब वो दीर्घ भी होगा, उसके भी 6 भेद होंगे, और वो प्लुत भी होगा, है ना। दीर्घ तो ये हो जाता है, प्लुत में यदि हम 3 ये लगा देते हैं तो ये प्लुत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ए के 1 2 3 और 1 2 में बटा हुआ है, तो 3 इंटू 2 बराबर 6। तो 6 और 6 12 और 6 18। इस हिसाब से हमने आकार के भेद कितने किए? 18। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 18 कैसा हुआ। अब हम ऐसे ही बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अर्थ दे दिया, अर्थ, इसके कितने भेद हैं? तो अर्थ के भेद देते ही ये भेद हो जाएंगे 6। कितने भेद हो जाएंगे? 6। क्यों हो जाएंगे? तपर तत्कालस्य सूत्र कहता है कि तपर तत्कालस्य यानी उसके तुरंत बाद तय जो आया है, ये तय कह रहा है कि केवल इस ए की ही हमें भेद ज्ञात करने हैं। ये तय के कारण हमें केवल ह्रस्व ए के
यदि आ जाए ये आत तो केवल हम दीर्घ ए के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार यदि हम आ जाए रित तो हमारे केवल ह्रस्व रि के बारे में यानी 6 भेद। तो जिसके बारे में जिस किसी भी वर्ण के बारे में पीछे यदि तय हलंत लग रहा है तो उसके भेद कितने होंगे 6। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो उसके भेद कितने होंगे 6। इसी प्रकार से हमारे देखिए अब हम बात करते हैं सभी भेदों को यहाँ एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है जी, कि किसके कितने कितने भेद होते हैं ना। अकार आ गया, उकार है, उकार के 18 भेद है ना। ऋकार, ऋकार के कितने भेद होते हैं 18। और इकार के कितने भेद होते हैं, इकार के भी 18 भेद होते हैं। और लिकार के कितने भेद होते हैं, लिकार के होते हैं हमारे 12 भेद। कितने होते हैं 12। इसके बाद में एकार है ना, ओकार, इनके भी कितने कितने भेद होते हैं 12 भेद। और इसके भी कितने होते हैं 12 भेद, ठीक है। एकार उकार इन सबके कितने कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं। अब देखिए यहां पर हमने बताया है कि सबके कितने कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए रित लगा दिया हमने है ना, तकार लगा दिया, उनके भेद कितने रह जाएंगे 6। उनके भेद कितने रह जाएंगे 6। इस हिसाब से हम बात करते हैं तो ऐकार इसके भी 12 भेद, ठीक है, भेद। और औकार इधर लिख लेते हैं, औकार उसके भी 12 भेद, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो और ये वाला किस में आते हैं, एस प्रत्याहार में, एस प्रत्याहार। तो इसमें ये चारों वर्ण आ जाते हैं। इनके कितने भेद होते हैं 12 भेद होते हैं। अब देखिए ये हमारे 12 भेद हो गए, री की हमने बता दिए 12 भेद और बाकी सबके बता दिए। अब आगे हम बात करें इसी प्रकार से सब में तय तय लगा देंगे तो वो 6 भेद हो जाएंगे। जैसे अत के 6 भेद, रित के कितने भेद होते हैं 6 भेद, और उत के 6 भेद। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है, बात आती है क्वेश्चन फ्रेम किस हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, इसमें एक चीज और देख लीजिए, आप क्वेश्चन बाद में बनाएंगे कि री जो होता है वहां पर दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ का अभाव, दीर्घ अभाव, दीर्घ का अभाव होता है। इनमें देखिए इन सभी में क्या होता है, इन सभी में क्या होता है ह्रस्व का अभाव होता है, ह्रस्व अभाव, ह्रस्व का अभाव होता है ना, ह्रस्व के अभाव से। देखिए अब क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि अर्थ के कितने भेद होते हैं, अर्थ के कितने भेद होते हैं, तो आपको उसमें भेद होते हैं। यदि आपसे आप ऑप्शन दे दिया जाए, मान लीजिए ए है 12, बी है कितना 18, सी है 6 और डी है कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए इनमें से कोई नहीं दिया एक्स वाई है, तो आपका आंसर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 18 के साथ जाएंगे। लेकिन आपने अब चूंकि यहाँ पढ़ लिया है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर 6 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो तय जिसके पीछे लग जाए, आप तो बस ये याद रख लो, ये रख लो कि तय जिसके पीछे लग गया उसके भेद 6। कितने हैं 6। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, तो आपका आंसर ऑप्शन
हैं लड़ी के साथ। ऐसे ही पूछ लिया आपसे किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता, तो आपको इन चारों में से कोई एक दे देगा तो आप उसके साथ में जाएंगे। इस हिसाब से आपने प्रत्येक वर्ण के भेदों को अच्छे से समझा और पढ़ा। और हमने इस क्लास में आपको कुछ नियम बताए थे उच्चारण स्थान से संबंधित, और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में अक्सर कराते रहते हैं। और यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली और पढ़ ली तो आपका अब यहाँ से क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम उच्चारण स्थानों को तालिका के अनुसार समझाएंगे, एक तालिका बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण 2 क्लास हैं ये उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और कोई सी भी एग्जाम ऐसी नहीं होती जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, अभी कोई एग्जाम नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप बस अपनी निरंतर तैयारी करते रहें और निरंतर तैयारी करने वाले की जरूर सफलता मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।